नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि लोकतंत्र जो है सरकार का वो रूप है जिसमें शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये क्या है? सरकार का रूप है। यानी कि क्या समझे हम ये समझे हैं कि वो सरकार जिसमें जो नेता होते हैं उनको आम जनता चुनती है, वो डेमोक्रेसी होती है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कैसी गवर्नमेंट है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की ही सरकार है, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है जी। होता क्या है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल, जो लीडर्स चुन के आते हैं, इलेक्शन जीत के आते हैं, उन्हीं के पास पावर होती है कि वो रूल करे कंट्री को। ठीक है। और हम जनता है, हमने उन्हें चुना है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास अधिकार है कि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, हमने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, ऑर्गेनाइज होने की फ्रीडम हो हमारे पास। प्लस अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हमें नहीं पसंद आती है तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी गिव्स अस। तो इसका एक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो फिर से हम ये डेमोक्रेसी की जो आपकी डेफिनेशन है इसको देखते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम बात करेंगे कि कौन से रूलर्स की बात आप कर रहे हैं। मोनार्क सिस्टम होता है, राजशाही सिस्टम होता है जिसमें राजा रूल करते हैं। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर रूल करता है, जैसे हिटलर था डिक्टेटर, वो रूल करता था। मोदी जी रूल करते हैं, ऑल्दो ही इज नॉट अ डिक्टेटर, वो राजा भी नहीं है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, तो कौन से इलेक्शंस की बात, किस तरीके का इलेक्शन होना चाहिए, वो कौन से लोग हैं जो चुनेंगे और वही लोग क्यों चुनेंगे। ठीक है। एंड लास्टली हम बात करेंगे कि वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसको आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल रहे हो। तो इन सभी बातों को जानने के लिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी के फीचर्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान का एक केस। तो होता क्या है दोस्तों कि 1999 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है उसको मिलिट्री का जो जनरल होता है अचानक से हमला करके ख़त्म कर देता है। पाकिस्तान की मिलिट्री का जनरल परवेज़ मुशर्रफ अचानक से 1999 में इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म कर देता है। अब पाकिस्तान में क्या बचा? गवर्नमेंट तो है ही नहीं, कौन है रूलर? कोई भी नहीं है। तो एक वॉइड क्रिएट हो गया, एक खालीपन आ गया। तो इस खालीपन को दूर करने के लिए इसने क्या किया? परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। जैसे ही इसने खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित किया दोस्तों, दुनिया भर के देश इकट्ठा होकर इसके खिलाफ बोलने लगे कि ये क्या कर दिया, मिलिट्री की शक्ति, तो आप आर्मी लीडर है तो आप कुछ भी करेंगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों को आपने ख़त्म कर दिया, सरकार को ख़त्म कर दिया, दिस इज़ इलीगल, दिस इज़ इलीगल। परेशान हो गया ये। इसने लोगों का मुंह, इसने देशों का मुंह बंद करने के लिए क्या किया? रेफरेंडम का ढकोसला करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट इज दिस रेफरेंडम? रेफरेंडम में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके जवाब में आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप बोलोगे यस या तो आप बोलोगे नो। ठीक है। तो इसने क्या किया? रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम में क्वेश्चन ये रखा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ 5 साल के लिए आपके प्रेसिडेंट बनेंगे, या तो आप यस कहें या तो आप नो कहें। तो लोगों को पता है कि भाई इसके पास आर्मी की शक्ति है और ये कुछ भी कर सकता है, अगर ये हार गया तो इसको जिताना ज़रूरी है। तो लोगों ने डर की वजह से क्या किया? यस में जवाब दे दिया। अब रेफरेंडम ये जीत गया और इसको 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया और इसने एक जरिया चुन लिया कि हाँ अब देशों को मैं इस तरीके से चुप करा सकता हूँ। देश चुप हो सकते हैं लेकिन मीडिया नहीं, एक्टिविस्ट नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन लोगों ने क्या किया? कैंपेन चला दिया अगेंस्ट द रेफरेंडम कि ये तो अत्याचार है, ये तो तुम्हारी चाल है, ख़त्म करो, इलेक्ट करो और डेमोक्रेटिकली इलेक्शन करवाओ। लेकिन इसने क्या किया? मीडिया को भी चुप करा दिया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी चुप करा दिया।
साइड बाय साइड इसने क्या किया दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। जब इसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया तो दोस्तों जो सरकारें होती है ना, लाहौर की, पेशावर की, कराची की, यहाँ पे इन स्टेट्स में सरकारें होती है, तो इसने अपने पास 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पावर रख ली कि जब चाहे तब ये इन स्टेट्स की सरकारों को ख़त्म कर सकता है। जैसे ही ये कानून बना, इसने दोबारा से वो सरकारें ख़त्म कर दी और दोबारा से इलेक्शन हुए। इलेक्शन में ये नहीं खड़ा हुआ और ये भी नहीं खड़े हुए, आर्मी वाले कोई नहीं खड़ा हुआ। इलेक्शन हो गए, लोगों ने अपने नेता चुन लिए, बात खत्म। ठीक है, अब क्या हुआ, जो नेता चुने गए ना दोस्तों, इसने क्या किया, मिलिट्री के लोगों को उन नेताओं के सुपरविजन में लगा दिया। तो असेंबली के जो लोग थे उनको सुपरवाइज कौन कर रहा था, मिलिट्री। अगेन अगर मैं कहूँ इनडायरेक्टली रूल किसका चल रहा है, फिर इसका, मिलिट्री रूल। ठीक है, इसने क्या किया, सुप्रीम तो बन गया था पाकिस्तान का, तो डिसीजन मेकिंग पावर किसको दे दी, मिलिट्री को, और अल्टीमेट डिसीजन किसको रख लिया, अपने आप को। तो क्या हुआ कि ऑल्दो ये इलेक्टेड नहीं था, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट में क्या होता है कि भाई साहब जो चुन के आएगा वही रूल करेगा, लेकिन इसमें ये चुन के नहीं आया था लेकिन ये रूल कर रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, हम बात करते हैं फर्स्ट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी की। पाकिस्तान का केस डिस्कस किया, अब बात करते हैं फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर ये बोलता है कि द फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड पीपल, यानी कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति निर्वाचित लोगों के ही हाथों में होती है। ठीक है, देश के लिए क्या भला है क्या बुरा है उसका फैसला लेने की पावर जो इलेक्ट होके आया है उसके हाथ में है। ठीक है, और आप या मैं कोई और नहीं ले सकता उसको। तो ये डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है। ठीक है, परवेज मुशर्रफ का रूल पाकिस्तान में वो डिक्टेटरशिप का रूल था, तानाशाही का रूल था। उसने पावर एक्वायर कर ली, अल्टीमेट रूलर बन गया। वो कैसे बना, वो आर्मी की हेल्प से अल्टीमेट रूलर बना। द फाइनल डिसीजंस वर टेकन बाय आर्मी ऑफिशियल्स विद जनरल मुशर्रफ्स कंसल्टेशन, नन ऑफ देम वर इलेक्टेड। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर क्या होता है कि फाइनल डिसीजन कौन लेगा, जो चुन के आया है, और ये तो चुन के नहीं आए थे। तो पाकिस्तान में कैसी सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी? नहीं। कैसी सरकार थी, डिक्टेटरशिप वाली सरकार थी, आर्मी रूल वाली सरकार थी। ये था दोस्तों आपका फर्स्ट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। सेकंड फीचर को डिस्कस करने से पहले फिर से हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। बात करेंगे दोस्तों चाइना की और मैक्सिको की। तो चाइना में क्या होता है दोस्तों, हर साल इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। कब होते हैं, हर 5 साल में। चाइना में क्या है, सिर्फ एक पार्टी है। कितनी पार्टी है, सिर्फ एक, और उसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इलेक्शन करवाती है। ये भी क्या करती है, ढकोसलेबाजी करती है। कैसे, ये अपनी तरफ से 8-10 लोगों के सामने खड़ा कर देती है और कहती है भैया ये 8-10 लोग हैं, इनमें से चुन लो तुम्हें अपना लीडर किसको बनाना है। 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप लीडर नहीं चुन सकते, आप खुद से खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पे आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है, और वो लोग उस लिस्ट में से आपको अपने लिए लीडर चुनना पड़ेगा। अब आपने इन 8 में से इन 5 को चुन लिया, ये 4 को चुन लिया मान लो, तो इन 4 में से भी सुप्रीम कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा। इन 4 में से जो प्रेसिडेंट बनेगा उसको कौन चुनता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस चुनती है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ऑल्दो चाइना में इलेक्शन होते हैं, भाई साहब ये ढकोसलेबाजी वाली बात है। चाइना में इलेक्शन होता है हर 5 साल में, लेकिन फेयर इलेक्शन है, ढंग के इलेक्शन है नहीं। एक ही तो पार्टी खड़ी है और उस पार्टी ने लिस्ट पकड़ा दी, उस लिस्ट में मान लो सारे लीडर हमें नहीं पसंद, तो हम क्यों वोट दें। अगर हमने वोट नहीं दिया, वोट हम क्यों वोट दें, है ना, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें वोट देना पड़ेगा। तो क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है ना चाइना में, वो सिर्फ एक ही पार्टी की बनती है और उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इंडिया में कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। अगर हम मैक्सिको का केस देखें दोस्तों कि हर 6 साल में वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन 2002 तक एक ही पार्टी थी जो बार बार इलेक्शन जीतते जा रही थी।
कैसे जीत रही थी? मीडिया ने लार्जली इग्नोर किया अपोजिशन पार्टीज को, तो पीआरआई जो एक ही पार्टी थी वही बार बार इलेक्शन जीते जा रही थी। कैसे जीत रही थी? मिलिट्री, आर्मी की वजह से मीडिया को कंट्रोल किया जाता था, आर्मी की वजह से अपोजिशन को दबा दिया जाता था। और क्या किया जाता था दोस्तों? पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया जाता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ताकि लोगों के लिए वोट करना डिफिकल्ट हो जाए। तो ये फेयर एंड फाइन इलेक्शंस हैं? नहीं। तो हमने अभी डिस्कस किया दोस्तों चाइना और मैक्सिको का केस, दोनों में ही एक ही पार्टी, सिंगल पार्टी रूल चल रहा है। तो आगे अगर हम बात करें दोस्तों सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की, तो सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या बोलता है? सेकंड फीचर ये बोलता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कि डेमोक्रेसी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, और जहां सत्ता है, अगर आपके पास सत्ता हासिल करने का चांस है तो इक्वली आपके पास हारने का भी मौका होना चाहिए। लेकिन चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही वहां पे एक ही पार्टी है, जीतेगी वही, हारेगी तो है नहीं। ठीक है, तो चाइना की बात करें तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी 5 years, और पीपल ऑफ चाइना वो अपना वोट भी डालते हैं। लेकिन क्या होता है? ऑल दी कैंडिडेट्स आर फ्रॉम द सेम पार्टी, जितने भी कैंडिडेट है वो एक ही पार्टी से हैं। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है? नहीं। तो हमने बात की पाकिस्तान में, तो नहीं, वहाँ नहीं है। चाइना में नहीं, वहाँ नहीं है। मैक्सिको में elections take place in every 6 years since 1980, but with the wrong use of power and because of malpractices, PRI won the elections। भाई मान लिया वहाँ पे कई सारी पार्टीज खड़ी होती हैं, लेकिन तुम मिलिट्री का इस्तेमाल करके, बुरी प्रैक्टिसेस करके एक ही हर बार तुम चुनाव जीत जा रहे हो, तो ये क्या डेमोक्रेसी है? नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन दूसरा फीचर है, वो ना तो मैक्सिको में है और ना ही चाइना में है। तो इसका दूसरा फीचर क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों यहाँ पे देख लो, हाँ यहाँ पे देखो, थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? 2015 तक सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट करने का अधिकार नहीं था, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, एस्टोनिया की अगर मैं बात करूँ, ये अफ्रीकन कंट्री है, तो एस्टोनिया की अगर मैं बात करूँ तो इसने सिटीजनशिप रूल्स ऐसे बनाए थे कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे ना, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और अगर मैं फिजी की बात करूँ, दिस इज व्हाट फिजी इज, तो इलेक्टोरल सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि इंडिजीनियस फिजी, जो वहाँ पे पैदा हुआ है फिजी, जो वही का ही है, वो तो वोट कर सकता था, लेकिन इंडियन फिजियन को के वोट की उतनी वैल्यू नहीं थी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक तरफ आपने वुमेन को वोट नहीं करने दिया, रशियन माइनॉरिटी को वोट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, इंडियन फिजी के वोट की इक्वल वैल्यू नहीं है। तो अब बात करें अगर थर्ड फीचर की, तो थर्ड फीचर क्या बोलता है? थर्ड फीचर दोस्तों ये बोलता है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी हर किसी के पास होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए। हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है उसको एक वोट करने की आज़ादी होनी चाहिए, और उस एक वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द नेशन, किसी भी देश के सारे अडल्ट सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास, कास्ट, रेस, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज एटसेट्रा। किसी भी भेदभाव ना हो, और बिना भेदभाव के कोई भी व्यक्ति जो अडल्ट हो चुका है वो अपना वोट कर सके। दिस इज व्हाट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पे हमने बात की सऊदी अरेबिया, इक्वल वोट नहीं थे 2015 तक, वुमेन को तो वोट ही नहीं करने दिया जाता था। एस्टोनिया, रशियन माइनॉरिटीज़ को वोट नहीं कर दिया जाता था। फिजी में भी ऐसा ही कुछ केस था। तो सऊदी अरेबिया में भी डेमोक्रेसी नहीं, एस्टोनिया में भी डेमोक्रेसी नहीं, फिजी में भी डेमोक्रेसी नहीं। ठीक है, तो ये उसका हिंदी वर्जन है। तो हमने अभी तक यहाँ तक बात की। अब हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ फीचर ऑफ
द डेमोक्रेसी की। फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहता है? फोर्थ फीचर ये बोलता है दोस्तों कि यहाँ पे देखो पहले तो, हाँ ये देखो दोस्तों फोर्थ फीचर क्या बोलता है। फोर्थ फीचर ये बोलता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। डेमोक्रेटिक रूल में लोगों के अधिकार होते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं, और आपको उन्हीं लिमिट्स के अंदर, उन कानूनों के अंदर रह के रूल करना पड़ेगा। ये होता है डेमोक्रेटिक कंट्री यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फोर्थ फीचर। तो अब इसके बारे में कि भाई आप अपने लिमिट्स में रहें, अधिकारों के लिमिट्स में रहें, वो क्या बोलते हैं। जिम्बाब्वे जो इंडिपेंडेंस के बाद से ही वहाँ पे एक ही पार्टी का रूल चल रहा था, ज़ानू पीएफ पार्टी। और कौन था इसका लीडर? रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे की वजह से ही दोस्तों जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस आई थी, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर था। और क्या हुआ कि इलेक्शंस होते थे, इंडिपेंडेंस के बाद हमेशा इलेक्शंस होते थे और हमेशा ही एक ही पार्टी जीतती थी। भैया यहाँ पे तो कोई दिक्कत आ रही है, हमेशा एक पार्टी जीत रही है हमेशा। ओवर द ईयर्स ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। क्या किया इसने? ये रॉबर्ट मुगाबे, इसकी पार्टी थी ज़ानू पीएफ पार्टी, ये हमेशा ही चुनाव जीतता था, हमेशा ही प्रेसिडेंट बनता था। और क्या किया इसने? बहुत ज़्यादा चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि ये ऑलमाइटी बन जाए, ऑल पावरफुल बन जाए। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस को इसने इलीगल बना दिया। टेलीविज़न और रेडियो को कंट्रोल कर दिया, मतलब सेंसरशिप लगा दी। आप तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और आप सेंसरशिप के दायरे में हो, आपको सिर्फ वही दिखाना है जो हमारी बड़ाई करे, ठीक है, हमारी बुराई नहीं कर सकते आप लोग। द एग्जाम्पल शोज, ये जो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है कि एक ही पार्टी जीत रही है, बंदे ने सारी पावर अपने पास रख ली और लोगों के प्रोटेस्ट को इलीगल बता दिया और टीवी को भी इसने सेंसरशिप लगा दी। तो ये एग्जाम्पल दिखाता है दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपने एक पॉपुलर रूलर को वोट तो दिया और वो जीत भी गया, और ये ज़रूरी भी है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन सिर्फ यही खाली ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? वो चीज़ें ये ज़रूरी है दोस्तों कि एज अ लीडर आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लगाए जाते हैं और सिटीजन के अधिकार हैं जिनकी लिमिट में आपको रह के कानून बनाने हैं। आप रॉबर्ट मुगाबे की तरह नहीं कर सकते। तो क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी रूलर जो मर्जी वो नहीं कर सकता। मेरे मन में ये आ रहा है मैं रूलर हूँ, मैं वो करूँगा, गलत है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को कुछ गारंटीज देनी चाहिए, अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। आप अपनी मर्जी से, आपके मन में कोई ख्याल आया, आपने वो डिसीजन ले लिया, नहीं। लोगों से कंसल्ट करो, नेताओं से बातचीत करो और एक साथ बातचीत करके तब जाके डिसीजन लो, ठीक है। एवरी ऑफिशियल ऑफिस बियरर इज अकाउंटेबल। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, आप जवाबदेही तय है आपकी, आपको जवाब देना पड़ेगा अगर जनता आपसे सवाल पूछेगी तो। नॉट ओनली टू पीपल, ये सिर्फ ना आप सिर्फ जनता को जवाब देना है बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी आप जवाब देंगे। तो ये था दोस्तों आपका फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। हाँ, तो ये क्या देखे दोस्तों हमने अभी तक। एक और बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। लोगों के अधिकार हैं, वो इकट्ठा होकर सभा कर सकते हैं और आपकी पॉलिसी अगर उन्हें पसंद नहीं आ रही तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। आप उनके प्रोटेस्ट को इलीगल नहीं बता सकते। तो सम बेसिक राइट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशंस, to protest and take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. कोई मोनोपोली स्थापित ना कर ले, कोई ऑलमाइटी ना बन जाए, शक्तिशाली ना बन जाए, उसके लिए दोस्तों जुडिशरी आपको दी गई है और जुडिशरी कानून पास करेगी और जो फैसला जुडिशरी लेगी उस फैसले को मानना आपकी बाध्यता होगी, चाहे आप कोई भी हैं, ठीक है। सो ये सब
फीचर्स हमने डिस्कस किए, एक बार फिर से देख लेते हैं। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जो नेता लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वही सिर्फ डिसीजन लेंगे। दूसरा, चुनाव को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करते हैं। चुनाव क्या करते हैं? ऑफर करते हैं चॉइस, फेयर अपॉर्चुनिटी। अगर मान लो कि मैं चुनाव में खड़ी होती हूँ, लोगों ने मुझे चुना है, तो मैं चुनाव जीतने का अगर अधिकार रखती हूँ ना, तो मेरे को ये भी डर होना चाहिए कि मैं हार भी सकती हूँ। ठीक है, डेमोक्रेसी में ये होता है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। आप चाहे वोट डालने का हक है, आपके पास होना चाहिए। चुनाव में खड़े होने का हक आपके पास होना चाहिए। ये इक्वालिटी हर किसी को मिलनी चाहिए। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules, the constitution and citizens' rights। तो एक गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लगाई गई, और सिटीजन राइट्स के द्वारा लगाई गई लिमिटेशंस हो। तो सरकार अपनी लिमिट में रहनी चाहिए, आउट ऑफ लिमिट हो गई तो डिक्टेटरशिप बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो टू बी कंटिन्यूड टुमारो दोस्तों। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड यस, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।